दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान की क्लास में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं दोस्तों, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे अपने 164वें लेक्चर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसी सीरीज में 150 लेक्चर जो था वो इतिहास विषय से संबंधित था। उसमें हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास कवर किया। उसके बाद 151 नंबर से आपकी क्लास शुरू हुई है भारतीय संविधान की। तो आज हमारी 14वीं क्लास है। आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 4891 से लेकर के 4920 तक के सवालों पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं एकदम करीब 5000 सवाल हमारे तैयार हो रहे हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। ठीक है, और आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे मूल अधिकार के बारे में। तो आप जानते हैं कि मूल अधिकार के बारे में संविधान के भाग 3 में बताया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक की बातें जो होती हैं वो किससे संबंधित हैं? मूल अधिकार से संबंधित हैं। मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट दोस्तों ये भारत ने अमेरिका के संविधान से लिया था और तब जाके भारत के संविधान में से शामिल किया गया है। तो दोस्तों हमने पढ़ना शुरू किया। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 को हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक में क्या बताया गया है? समानता का अधिकार बताया गया है। और 19 से लेकर के आज हम स्टार्ट करेंगे 23, तो 19 से लेकर के 22 तक जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। आज हम 3 टॉपिक आपको एक साथ पढ़ाएंगे, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार ये अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है 25 से लेकर 28 में, मतलब 25, 26, 27 और 28 4 अनुच्छेद यहां पढ़ेंगे। और अंतिम हम लोग पढ़ेंगे संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद जो 29 और 30 के बारे में। ठीक है, इसके बाद सीधे हम लोग आ जाएंगे कहां पर? अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, उसे तो अब समाप्त कर दिया गया, उसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है 300 क में डालकर। तो फिर अगले लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे अनुच्छेद 32 के बारे में। चलिए पहले आज की शुरुआत करते हैं। अच्छा, आज जो मैंने चैप्टर चूज किया, यहां सवाल कैसे आते हैं भाई? हर बार मैं चैप्टर पढ़ाने से पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि आप जानिए कि आपकी परीक्षा में सवाल बनते कैसे हैं। यहां एक सवाल लिखा दोस्तों कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यह किस अनुच्छेद में निहित है? यह सवाल आ गया कि भारत सरकार ने किन 5 समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में माना। वो 5 समुदाय कौन कौन से हैं? यह आ गया क्या? भाग 12 जो संविधान में 22 भाग हैं, उनमें से भाग 12 में जो अनुच्छेद 300 क है ये किस प्रकार के अधिकार से संबंधित है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी ये कौन सा अनुच्छेद देता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार ये किस प्रकार का अधिकार है? तो इस तरह के सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए चैप्टर पहले स्टार्ट करते हैं, हम लोग पढ़ना आरंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप ही सभी के डिमांड पर हम लोगों ने हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों फाउंडेशन बैच बनाया है। मैं बार बार क्यों कर रहा हूं दोस्तों ज्वाइन करने के लिए? आप क्या करते हैं ना कि एक ही विषय को बार बार पढ़ते हैं, जब जब आपका परीक्षा आएगा फिर बैठ जाएंगे पढ़ने। आपको ये नहीं करना है, आपको विषय को इतने अच्छे से पढ़ना कि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं गलत क्या कर रहा हूं भाई? मैं कर रहा हूं एक विषय को एक बार पढ़ो और ऐसे पढ़ो कि याद हो जाए, तैयार हो जाए। इसमें गलत क्या है? आप गलती करते हो कि हर साल 6 महीने पे क्या करते हो, एक ही विषय को पढ़ने बैठ जाते हो। तो दोस्तों अगर आप ये बैच ज्वाइन करेंगे तो यही आपको फायदा मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने पॉलिटी का भी दोस्तों नया बैच स्टार्ट किया है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हिंदी का दोस्तों सुपर सेलिंग बैच है तो पहले से चल रहा है, और यूपी स्पेशल का भी एक नया बैच आ रहा है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और नए नए सब्जेक्ट को आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कुछ डाउट हो तो संपर्क कर सकते हैं। आइए सीधे आते हैं सवालों पर और देखते हैं कि परीक्षा में सवाल क्या आता है जो पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे क्या, आज 164वें लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। 4891 से लेकर 4920 तक के सवाल पे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो बताया गया कहां पर? अनुच्छेद 23 और 24 में। पहला सवाल ये रहा आपके सामने, लिख रहा दोस्तों कौन सा, इसके बीच में हाइफन लगाइए, कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के गरिमा के अनुरूप, ठीक है, व्यक्ति के गरिमा के अनुरूप शोषण के विरुद्ध अधिकारों का प्राविधान करता है? चाहे प्राविधान करिए, वैसे सही शब्द होना चाहिए प्रावधान। क्या होना चाहिए? प्रावधान करता है दोस्तों। तो कौन प्रावधान करता है? याद रखेंगे अनुच्छेद 23 और 24 इस बारे में प्रावधान करता है। कौन कौन सा अनुच्छेद? ये 2 अनुच्छेद हैं जो शोषण के विरुद्ध हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं। किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध। अच्छा, शोषण कैसे होगा? किसी का शोषण कैसे हो सकता है? जबरदस्ती काम कराकर, या उचित मजदूरी न दे करके, या छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगाकर, यही तो शोषण हुआ। तो याद रखेंगे। अब सवाल यहां से कैसे बनता? अलग तरीके का वो सुनिए। लिखता है
परीक्षा में सवाल कि मानव के दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यापार, व्यापार शब्द सुना होगा, उसी में दुर उपसर्ग लगा है, मतलब गलत तरीके से व्यापार, और बलात् श्रम, बलात् श्रम में नीचे हलंत दीजिएगा, तो में यहां पर नीचे क्या रहना चाहिए, हलंत। ठीक है, तो लिख रहा है दोस्तों बलात् श्रम का प्रतिषेध ये किस अनुच्छेद में किया गया है, तो याद रखिएगा जो हमारा अनुच्छेद क्या है दोस्तों 23 है, ये किसके बारे में है दोस्तों, ये 23 कहता है बलात् श्रम, बलात् श्रम के प्रतिषेध के बारे में। बलात् श्रम मतलब समझते हैं, बलात् श्रम का मतलब है बलपूर्वक श्रम, पूर्वक श्रम करवाना, श्रम कराना, मतलब क्या करना, किसी को जबरदस्ती काम पे रखा गया है, उसी को हम क्या कहते हैं, बलात् श्रम कहते हैं। ठीक है, और ऐसा अगर किसी ने किया है तो किसका जो है उल्लंघन कर रहा है, अनुच्छेद 23 का उल्लंघन कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये व्यक्तियों के मूल अधिकार है, तो ये मूल अधिकारों का उल्लंघन हो गया। एक सवाल और लिखता परीक्षा में कि मानव के दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम को रोकने के लिए संसद ने क्या कर दिया दोस्तों, कौन सा अधिनियम बनाया, संसद ने दोस्तों कौन सा अधिनियम तैयार किया, कौन सा अधिनियम दोस्तों तैयार किया यहां पर संसद ने, तो याद रखेगा किसके लिए, कि मानव का दुर्व्यापार ना हो पाए, मानव को जबरदस्ती काम पर न रखा जा सके, इसीलिए बलात् श्रम अधिनियम आया था, और यह अधिनियम आया था दोस्तों 1956 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखेंगे 1956 में आया था। बाद में दोस्तों इसी में संशोधन करके, ठीक है, कब संशोधन करके एक नया लाया गया, 1971 में पुनः लाया गया। तो समय समय पर सरकार क्या करती रहती है, संशोधन भी करती रहती है। ठीक है, इसके पहले दोस्तों जो कुछ हमने पढ़ा, जैसे नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था, यहां पर दोस्तों 56 में आया, तो वहीं से जोड़ के आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और सवाल हैं, कैसे कैसे सवाल है सुनिए। लिख रहा है किस वाद में, मतलब कोई ना कोई वाद हुआ था, वाद किसे कहते हैं दोस्तों, याद रखें जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय तक या उच्चतम न्यायालय तक आता है और उसमें कोई क्या कर दिया जाता, कोई प्रसिद्ध टीका टिप्पणी होता तो वो प्रसिद्ध हो जाता वाद। लिख रहा है किस वाद में न्यायालय ने सरकार को बंधुआ उन्मूलन के लिए ठोस कदम उठाने के लिए दोस्तों कहा था, ये दोस्तों कब कहा था, तो दोस्तों अगर समय कहेंगे तो समय है सन 1984। 1984 में याद रखेगा सुप्रीम कोर्ट ने बंधुआ उन्मूलन, बंधुआ उन्मूलन मैंने जानते हैं, अगर आपने केजीएफ वगैरह देखा होगा तो वहां पर थोड़ा बहुत शूटिंग में दिखाया गया है कि किस तरह से मनुष्यों को पकड़ करके जबरदस्ती उनसे काम पर लिया जाता है या उन्हें उचित पारिश्रमिक दिए बिना जबरदस्ती काम पे रखा जाता है। दोस्तों यही था बंधुआ मजदूरी। ठीक है, और यहां बंधुआ मुक्ति मोर्चा दोस्तों जो चला था, यहां से ऐसे मत याद रखें, जो वाद था उसका नाम था बंधुआ मुक्ति मोर्चा। क्या नाम था दोस्तों, बंधुआ मुक्ति मोर्चा। मैं उस वाद के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, तो बंधुआ मुक्ति मोर्चा ये 1984 का दोस्तों मामला था। इस मामले में अच्छा ये कोई ना कोई दूसरी पार्टी, जो सेकंड पार्टी जो कौन था, वो भारत संघ था। ठीक है, मतलब ये मामला किसके विरुद्ध था, भारत संघ का। जैसे आप पढ़ते हैं केशवानंद भारती वाला मामला 1973 का, तो आप पढ़ते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला था। उसी तरह से ये इसमें बनाम कौन है, तो याद रखेगा भारत संघ को बनाम किया गया है, भारत सरकार को बनाम किया गया है। और इसी बात में न्यायालय ने टिप्पणी किया था कि नहीं, बंधुआ उन्मूलन के लिए सरकार को कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। लिख रहा किस अनुच्छेद द्वारा 14 वर्ष आयु तक के बच्चों को किसी फैक्ट्री, खान एवं कारखानों में खतरनाक काम के लिए उन्हें उपयोग में नहीं लिया जा सकता। तो यहीं से 4 पकड़िएगा, और 4 से याद रखेगा आपको यहां भी 4 रखना, मतलब 4 से 24। ठीक है, तो 24 वाले में क्या है, 4 साल से कम उम्र के बच्चों को दोस्तों जबरदस्ती खतरनाक कामों में दोस्तों नहीं लगाया जा सकता है। याद रखेगा यहां पर दोस्तों उन बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ऐसे में यह गलत है। ठीक है, यह अनुच्छेद 24 बताता है। लिख रहा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यह किस अनुच्छेद में दिया गया है। अब देखिए नया हो गया, अभी तक हम पढ़ रहे थे दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। जब धर्म की बात करेगा, शोषण तो 23-24 में पढ़िएगा, और जब धर्म की बात करेगा तो धर्म के बारे में कहां बताया गया है, याद रखिएगा अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक क्या बताया गया दोस्तों, ये धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। किसके बारे में, धर्म। तो यहां पे धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। आवाज आ रहा है ना, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो ये हो गया अनुच्छेद 25 से लेकर दोस्तों अनुच्छेद 28 तक में किसके बारे में बताया गया है, ये धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं कि यहां पर धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित किस किस तरह के सवाल आपसे परीक्षा में बनते हैं, जरा उसको देखिएगा। एक सवाल आता है कि अंतःकरण की ओर से, मतलब व्यक्ति के अंतःकरण की बात हो रहा है, तो अंतःकरण की ओर से धर्म को आबाद रूप से मानने, यहां लिखेगा धर्म को, ठीक है, धर्म को आबाद रूप से मानने, उसका पालन करने, उसके प्रचार प्रसार की बात करने, अगर ये सब बात हो रहा है दोस्तों, तो ये कहां बताया गया
गया है, याद रखेंगे, यह अनुच्छेद 25 में बताया गया। क्या बताया गया दोस्तों? कि धर्म को कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को आबाद रूप से मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, इसके लिए उसको मनाही नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, मतलब किसी से जबरदस्ती किसी के ऊपर धर्म नहीं थोपा जा सकता। अगर थोपा जाता है तो अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है, यानी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 है। 26 में किसके बारे में बताया गया दोस्तों? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया कि कोई भी धार्मिक कार्य है उसके प्रबंध यानी उसके मैनेजमेंट, उसके देखरेख से संबंधित तथ्यों के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 26 में। ठीक है, तो याद रखेंगे 25 में सिर्फ मानने वाली बात है, 26 में किसके बारे में बताया गया? प्रबंध के बारे में बताया गया। इसी तरह से एक सवाल और आता है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि, अभिवृद्धि मतलब समझते हैं? अभिवृद्धि मतलब उसका जम के प्रचार प्रसार। ठीक है, जम के क्या? प्रचार प्रसार के लिए करों के संदाय के बारे में, करों के संदाय, यहां शब्द लिखिएगा करों के संदाय। जब कभी करों के संदाय का सवाल हो तभी दोस्तों आप यहां बताइएगा अनुच्छेद 27, अन्यथा नहीं। यही दोस्तों 26 और 27 में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। फिर से सुनिए, 25 में खाली धर्म मानने की बात की गई है, उसके प्रचार प्रसार की बात की गई है 25 में, 26 में प्रबंधन की बात की गई, 27 में करों के संदाय के बारे में बात किया गया। इस तरह से आप छोटा छोटा दोस्तों ट्रिक बनाइए, तभी आप सवालों को समझ पाएंगे, अन्यथा परीक्षा में ना कंफ्यूजन बहुत हो जाता, बहुत कंफ्यूजन होता। मैं जिस तरीके से बता रहा हूं आप उस तरीके से याद रखेंगे तो जल्दी याद भी हो जाएगा और आपको दिक्कत भी नहीं होगा। लिख रहा है कुछ शिक्षा संस्थाओं, शिक्षा ना लिख करके दोस्तों यहां शिक्षण कर लीजिए, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, यह किस अनुच्छेद में दोस्तों नहीं थे। अगर शिक्षण संस्थाओं के बारे में शब्द लिख दिया तब दोस्तों आप क्या करेंगे? तब जाकर आप यहां अनुच्छेद 28 करिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 28 करिएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अभी मैंने पीछे क्या क्या आपको बताया? अनुच्छेद 25 बताया। क्या बताया? अनुच्छेद 25। मैंने कहा 25 कब करेंगे? जब धर्म मानने की बात कहे, धर्म मानने की बात कहे, धर्म के प्रचार की बात कहे, तब दोस्तों क्या मानेंगे? 25 मानेगा। 26 दोस्तों कब करिएगा? 26 में शब्द देखेगा प्रबंधन, क्या देखेगा? प्रबंधन शब्द होगा, तब 26 करिएगा। 27 में क्या लिखा होगा दोस्तों? 27 में लिखा होगा करों का संदाय, क्या लिखा होगा? प्रचार प्रसार के लिए करों का संदाय, तब 27 करिएगा। और उसके अलावा दोस्तों अगर 28 में क्या ध्यान देना है तो याद रखेंगे शिक्षण संस्थाएं, क्या ध्यान देना है? शिक्षण संस्थाएं। ये छोटा सा दोस्तों ट्रिक है, अगर आप इसको 4 लाइन याद रखते हैं तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में गलती आपसे नहीं होगी, हमेशा आपका उत्तर दोस्तों सही होगा। लेकिन ये 4 लाइन आपको याद रखना होगा मेरे भाषा में। ठीक है, आगे देखिए क्या लिख रहा है। कह रहा है किस प्रकार के शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक निर्देश पूरी तरह से दोस्तों प्रतिबंधित हैं? तो ऐसे शिक्षण संस्थान, याद रखेंगे ऐसे शिक्षण संस्थान, ठीक है, जिनमें क्या हो रहा है दोस्तों? जिसमें राज्य सरकार की भूमिका हो। किसकी भूमिका दोस्तों? राज्य सरकार की भूमिका। किस मामले में दोस्तों? जैसे कई सारे शिक्षण संस्थान ऐसे होते हैं जिसमें रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है दोस्तों? रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य सरकार की होती है। अगर ऐसे शिक्षण संस्थान है तो वहां धार्मिक निर्देश प्रतिबंधित हैं। क्यों प्रतिबंधित है आपको बताऊं? जो इसको रटिए मत, ये रटने वाला सवाल ही नहीं है। एक बात बताओ, कोई राज्य का क्या कोई धर्म है क्या? नहीं सर, हमारे तो संविधान की प्रस्तावना में ही बताया गया कि भैया हम धर्म निरपेक्ष हैं, हम किसी एक धर्म की बात नहीं करते। अलग बात है कि भारत में हिंदू धर्म की आबादी ज्यादा है, हिंदुत्व की बात होती है, लेकिन हमारा संविधान हमें धर्म निरपेक्ष होने की बात करता है। ठीक है, या कोई भी जो संवैधानिक पद है, चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो, चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे मंत्रियों का पद हो, चाहे राज्यपाल का हो, चाहे मुख्यमंत्री का हो, क्या किसी पद पर किसी व्यक्ति विशेष या किसी धर्म विशेष को बैठने की इजाजत है क्या? नहीं, वहां कोई भी योग्य व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है, इसलिए हम धर्मनिरपेक्ष की बातें करते हैं। तो दोस्तों अगर कोई ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां पर रख रखाव और वहां पर खर्चे वर्चे कौन दे रहा है? राज्य सरकार दे रहा है, तो ऐसे में कोई एक धर्म का प्रचार प्रसार वहां पर हो, यह तो गलत है ना, ये तो राज्य की नीतियों के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि राज्य किसी एक धर्म को लेकर तो चलता नहीं। हमारे राज्य की जिम्मेदारी है कि हम सभी धर्मों को लेकर चलें। इसीलिए दोस्तों ये कहा गया कि धार्मिक निर्देश क्या है? पूरी तरह से प्रतिबंधित है। केवल किस केस में? जब उसका रखरखाव राज्य सरकार करेगी। तो सर मान लीजिए कोई ऐसा शिक्षण संस्थान है जिसका रखरखाव कोई व्यक्ति विशेष कर रहा है या कोई राज्य सरकार से अलग कोई निजी संस्था कर रही, तब कर सकता है।
कोई आप जैसे आप चाहते हैं कि हम मुस्लिमों के लिए कोई शिक्षण संस्थान बनाकर वहां प्रमोट करें, कर सकते हैं। हम चाहते हैं कोई हिंदू धर्म से संबंधित विद्यालय बनाकर वहां प्रमोट करें, कर सकते हैं। राज्य के लिए यहां पर केवल रोक है। लिख रहा है किस प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में स्वैच्छिक आधार पर, देखिए पढ़ के लिखा है यहां पर, स्वैच्छिक आधार पर यानी अपनी इच्छा के आधार पर धार्मिक शिक्षा की क्या है, अनुमति है, केवल उस कंडीशन में जब राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था, अच्छा ऐसा नहीं मान्यता मिली होनी चाहिए, याद रखेंगे, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान होना चाहिए, ये भी याद रखेगा। ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी संस्था बना दिया और उसको मान्यता नहीं मिली। तो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान होना चाहिए और राज्य द्वारा वित्त पर आधारित होना चाहिए। राज्य द्वारा वित्त, ठीक है, वित्त पोषित जिसे कह सकते हैं या वित्त सहायता उसको मिलता हो, बशर्ते ऐसा, देखिए सहायता मिलना अलग बात है और रखरखाव राज्य सरकार कर रहा तब वो एक अलग बात है, ठीक है, सहायता मिलना अलग बात है। देखिए होता क्या है, कई बार क्या होता है, मान्यता प्राप्त संस्थानों को राज्य सरकारें अनुदान देती हैं, उस मामले में है। लेकिन जैसे मैं कहूं प्राइमरी स्कूल, तो प्राइमरी स्कूल में किसी धर्म विशेष की बातें करें ये नहीं संभव है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका रखरखाव राज्य सरकार के साथ होता है। ये दोनों क्वेश्चन में, दोनों प्रश्नों में बड़ा ध्यान से आप अंतर समझिएगा, क्योंकि अगर अंतर नहीं समझा तो चीजें नहीं समझ में आएगा। अगला सवाल लिख रहा है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये किस अनुच्छेद में दोस्तों निहित हैं? तो जब हम संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकारों की बात करेंगे तो दोस्तों यहां पर आएगा अनुच्छेद 29 और 30। जी हां दोस्तों, कौन सा आएगा? अनुच्छेद 29 और 30, ठीक है। लिख रहा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये किस अनुच्छेद में दिया गया? किसके बारे में दोस्तों? अल्पसंख्यक। अच्छा, अल्पसंख्यक में रखा किसे गया है? तो अल्पसंख्यक में ध्यान देंगे, मुस्लिम को रखा गया है, अल्पसंख्यक में सिख को रखा गया है, अल्पसंख्यक में बौद्ध को रखा गया है, अल्पसंख्यक में जैन को रखा गया है और अल्पसंख्यक में पारसी को रखा गया है। इन पांचों को दोस्तों क्या माना जाता है? अल्पसंख्यक माना जाता है। और इनके हितों का संरक्षण, साफ साफ क्या लिख रहा है दोस्तों? इनके हितों का संरक्षण ये किस अनुच्छेद में है? तो याद रखेंगे, यहां हम बात करते हैं अनुच्छेद 29 के बारे में। किसके बारे में? अनुच्छेद 29 के बारे में। इसी तरह लिख रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के सभी नागरिकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि, मान लीजिए दो अलग अलग व्यक्ति हैं, एक मान लीजिए हिंदू धर्म का व्यक्ति है, एक सिख का है, एक ईसाई है, ईसाई छोड़ दीजिए, मतलब मुस्लिम है, ऐसे ले लीजिए, तो उसकी अपनी भाषा है, अपनी लिपि है, अपनी संस्कृति है, उसको दोस्तों बनाए रखने का अधिकार है। और ये किस प्रकार का अधिकार है भैया? ये उसका मौलिक अधिकार है। ये उसका क्या है? मौलिक का मतलब क्या है? ये उसका मूल अधिकार है। ये दोस्तों किसके तहत दिया गया है? तो ये अधिकार उसको मिला है अनुच्छेद 29(1) के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 29(1) के तहत ये उसको अधिकार दिया गया है। आप इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए और आगे देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी किताबें आई हैं। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूंगा कि आप मौका दीजिए, जुड़िए हमारे पेड प्रोग्राम के साथ, हमारी किताबों के साथ। आपको खुद ब खुद लगेगा कि नहीं, नितिन सर के साथ जुड़ने का एक अलग फायदा है, ठीक है। एक बार जुड़ के तो देखिए, ये किताबें आपको ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से मिल जाएंगी। कोई दिक्कत समस्या है तो नंबर नोट कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। और भी किताबें, सिर्फ इतनी किताबें नहीं, और भी किताबें यहां पर हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा है भारतीय संविधान किस प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है? लिख रहा है दोस्तों किस प्रकार के, एक्चुअली किस प्रकार के बोलने का तात्पर्य है जो मैंने आपको पीछे बताया, वो 5 लोग, लेकिन उनमें आप यहां पर ध्यान रखेंगे धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक, उन्हें क्या कहते हैं? उनका एक कैटेगरी बनाया गया है। क्या कैटेगरी है? धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक की कैटेगरी। जी हां दोस्तों, याद रखेगा। और इसमें कितने तरह के अल्पसंख्यक हैं? 5 प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात की गई है, ठीक है। लिख रहा भारत सरकार ने किन 5 समुदायों को क्या किया है? अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दिया है। तो मैंने पीछे ही आपको बताया था, फिर से एक बार नोट कर लीजिए। मुस्लिम को दिया गया है, सिख को दिया गया है, देखिए ईसाई नहीं, यहां पर सिख को दिया गया है, यहां पर फिर क्या है? जैन है, बौद्ध है, जैन है, बौद्ध है, और अंतिम में दोस्तों पारसी है। पारसी अलग होते हैं, ईसाई अलग होते हैं, ठीक है। तो यहां पारसी है लेकिन ईसाई नहीं है। यही 5 को दोस्तों अल्पसंख्यक के रूप में रखा गया है। एक सवाल और परीक्षा में आता है कि क्या हमारे संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा दी गई है? नहीं, याद रखेंगे, अल्पसंख्यक की परिभाषा हमारे संविधान में नहीं दिया गया है।
है, सिर्फ क्या बताया गया दोस्तों, सिर्फ यह बताया गया कि कितने तरह के अल्पसंख्यक हैं भारत में, केवल इतना कहा गया है। इसकी कोई परिभाषा नहीं दिया गया है कि भैया हम अल्पसंख्यक किसे कहते हैं, मतलब उनकी जनसंख्या कितना हो कि हम किसी को अल्पसंख्यक मानेंगे। इस संदर्भ में दोस्तों प्रावधान अलग अधिनियम में दिया गया है, लेकिन हमारे संविधान में कहीं अल्पसंख्यकों के संबंध में कोई परिभाषा नहीं है। ठीक है, एक सवाल आता है दोस्तों, शिक्षण संस्थाओं या फिर शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का जो अधिकार है दोस्तों, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो दोस्तों यह अनुच्छेद 30 में दिया गया है। देखिए पीछे जो हमने पढ़ा था ना, वो पढ़ा था एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वहां दोस्तों अलग था कि हम प्रचार प्रसार की बात कर रहे थे, ये अलग संबंध में है। ठीक है, लिख रहा है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार। अच्छा, संपत्ति का अधिकार दोस्तों पहले अनुच्छेद 31 में दिया गया था, लेकिन दोस्तों अनुच्छेद 31 को अब समाप्त करके इसको मौलिक अधिकारों से निकाल करके किस अनुच्छेद में स्थापित कर दिया गया है, तो याद रखेंगे अब यह आ गया है अनुच्छेद 300 क में। कहां आ गया है, अनुच्छेद 300 क में। यह अनुच्छेद 300 क है कहां पर दोस्तों, तो याद रखेंगे भाग 12 में दिया गया। कहां दिया गया है, भाग 12 में। अब पहले यह मूल अधिकार था, अब ये क्या है दोस्तों, अब ये सिर्फ कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है, मूल अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक सवाल और आता है कि भाग 12 अनुच्छेद 300 क में कौन से अधिकार दिए गए हैं, तो क्या बताएंगे दोस्तों, कानूनी अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए दोस्तों, ये कानूनी अधिकार दिए गए हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 300 क में क्या दिया गया दोस्तों, यहां पर यहां संपत्ति के अधिकार की बात होती है। किसकी बात होती है, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति के अधिकार की बात यहां पर होती है, आप इसे भी याद रखेंगे। पहले मूल अधिकार था, तो जब था मूल अधिकार तब ये अनुच्छेद 31 में था। अब तो अनुच्छेद 31 क्या हो गया है, निरसित हो गया। निरसित मतलब उसको समाप्त कर दिया गया है, उसके स्थान पर 44वां संविधान संशोधन 1978 में उसको कहां भेज दिया गया, 300 क में रेफर कर दिया गया। ठीक है, लिख रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये तो दोस्तों ने पीछे पढ़ा था, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां बताए गए हैं, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। सवाल क्या है, शोषण के विरुद्ध के अधिकार जो है किस प्रकार का अधिकार है, तो भैया ये तो हमारा मौलिक अधिकार है ना, ये हम कहां पढ़ रहे हैं, ये हम मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही तो पढ़ रहे हैं, तो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार की बात कहां की गई दोस्तों, याद रखेंगे भाग 3 में किया गया है, और किस देश से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लिख रहा है श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा दोस्तों, तो याद रखेंगे यह अनुच्छेद कौन सा है, यहां पर अनुच्छेद 23 आता है, जो किसके बारे में प्रावधान करता है कि अगर किसी श्रमिक को पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलती है तो किसका मामला है, यह अनुच्छेद 23 का। ठीक है, लेकिन किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बाल श्रम संबंध में दोस्तों मार्गदर्शन दिया था। किसने मार्गदर्शन दिया था, सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। यह कौन सा मामला था, तो एक तो हमने पीछे चर्चा किया बधुआ मुक्ति मोर्चा मामला था। कौन सा था दोस्तों, एक तो पीछे जो हमने पढ़ा मधुआ मुक्ति मोर्चा मामला, ये किसके था दोस्तों, बनाम भारत संघ का मामला था, बनाम भारत संघ का मामला था। अच्छा, यहां पर समय क्या था दोस्तों, तो जो हम लोगों ने समय पढ़ा था वो पढ़ा था 1984, इसको याद रखेगा। एक और मामला दोस्तों यस्सी मेहता बनाम तमिलनाडु मामला। कौन सा मामला दोस्तों, यस्सी मेहता बनाम तमिलनाडु का मामला है, बनाम तमिलनाडु का मामला है, उसमें भी दोस्तों बताया गया इस संबंध में। ठीक है, और यह मामला कब का था, यह है 1996 का मामला, यह 1984 का मामला था, यह 1996 का मामला है। ऐसे कई सारे वाद होते हैं जहां पर दोस्तों किसके बारे में बताया गया है, तो एक तरह से अनुच्छेद 23 के संदर्भ में दोस्तों दिशा निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल पढ़िए, लिख रहा अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम के बालक को दोस्तों खतरनाक कामों में नियोजित नहीं किया जा सकता, तो हमने पढ़ा था दोस्तों 14 वर्ष से कम के बच्चों को, क्या पढ़ा था, 14 वर्ष से कम के बच्चों को दोस्तों नियोजित नहीं किया जा सकता, याद रखेंगे। और किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो 4 से मैंने बताया था, 4 से 4 को जोड़िएगा, इस तरह से 24 याद रखिएगा। अगला सवाल लिख रहा है कि संविधान में किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत किया गया है, किसके शोषण के विरुद्ध, तो दोस्तों यहां पर याद रखेगा, यहां पर बच्चों के शोषण की बात किया गया है और महिलाओं के शोषण की बात किया गया। किसके, बच्चों और महिलाओं के शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात हुई है, शोषण के विरुद्ध
अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात हुई है। यह मैं आपको पता क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों यहां गजब का सवाल पूछता है। जिन्हें नहीं पता होता है ना, उनके सामने एक ऑप्शन देता है, ऐसे कहता है, क्या यह अधिकार अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जाति या फिर जनजाति को है क्या, जनजाति को है क्या? तो याद रखेंगे नहीं, इसके बारे में कोई नहीं। या फिर सवाल एक और देता है, क्या दलितों को है क्या? तो हम कहते नहीं, दलितों। तो ये सब खाली बहानेबाजी वाले सवाल हैं कि हम बच्चों को कंफ्यूज कर दें। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन दे, जैसे परीक्षा में सवाल दिया कि बताइए किसके विरुद्ध शोषण का अधिकार है, ऑप्शन दे दिया क्या, बच्चों एवं महिलाएं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन अनुसूचित जाति के लोग, तीसरा ऑप्शन अनुसूचित जनजाति के लोग, चौथा ऑप्शन दलित। तो अब बच्चों को लगेगा दलितों का तो बड़ा शोषण हुआ है, तो वही उत्तर टिक कर देंगे। या किसी को लगा अनुसूचित जनजातियों का शोषण हुआ तो उनको टिक कर देंगे। नहीं, याद रखिए, जो शोषण के अधिकार की हम बात करते हैं, शोषण का अधिकार किस अनुच्छेद में बताया गया है, 23 और 24 में। तो दोस्तों याद रखेंगे, यहां पर ये 23-24 किससे संबंधित है, सिर्फ महिलाओं बच्चों से संबंधित है। ठीक है, लिख रहा धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है दोस्तों? तो धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में हमने कौन सा अनुच्छेद पढ़ा है? हमने पढ़ा 25 से 28। क्या पढ़ा है दोस्तों? 25 से 28। तो याद रखेंगे ये 25 से 28 संबंधित हो जाएगा यहां पर। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना उनका क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? देखिए, जो सिख संप्रदाय के लोग होते हैं वो पंच ककार का पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं दोस्तों? पंच ककार का पालन करते हैं। ठीक है, जिसमें केस, कंघा, कड़ा और कृपाण ये सारी चीजें आती है। तो याद रखेंगे, अब ये दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, मतलब ये पावर उनको मिला है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 25। अगर आप भूल रहे हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पीछे अभी जो हमने सवाल किया था उसमें 25 में मैंने क्या कहा था कि धर्म को आबाद रूप से मानना, धर्म को आबाद रूप से मानना, मतलब बिना रोक टोक के आप धर्म को मान सकते हैं, मानना और क्या करना दोस्तों, उस धर्म का प्रचार प्रसार करना। यही तो मैंने सिखाया था आपको, याद रखिएगा। और 26 में प्रबंधन के बारे में, 27 में कर के संदाय के बारे में बताया गया, यही तो था, याद रखेंगे। इसी तरह से 28 में शिक्षण संस्थान। ये 4 आपको ट्रिक दिया था याद करने के लिए। लिख रहा किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए, मतलब उस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए करों के भुगतान। देखिए कहां हमने करों के संदाय शब्द जोड़ा था, तो आपको याद होगा अनुच्छेद 27 में नितिन सर ने क्या बताया दोस्तों, आपको सीधा सीधा एक शब्द आपको याद करने के लिए कहा था, करों का संदाय। और किस कार्य के लिए करों का संदाय? तो याद रखेगा प्रचार के लिए। ठीक है, तो याद रखेगा ये भी संबंध वही, सवाल एक ही जैसा है, बस खाली पूछने का तरीका अलग है। जो कॉन्सेप्ट, जो ट्रिक, जो मैंने शब्द दिया है, अगर वो चीज आपने याद रख लिया तो फिर आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, बस यही आप समझ जाइए। लिख रहा भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पमत समुदाय कर किस आधार पर घोषित किया जा सकता है? भाई किस बेस पर किसी समुदाय को अल्पमत का समुदाय घोषित किया जा सकता है? तो याद रखेगा धर्म एवं भाषा के आधार पर। किस आधार पर दोस्तों? धर्म एवं भाषा के आधार पर। ठीक है, तो याद रखेगा अभी धर्म एवं भाषा के आधार पर 5 लोगों को दोस्तों अल्पसंख्यक में रखा गया है। मुस्लिम हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, जैन हैं और पारसी हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। अब आगे अगर किसी को और अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखना है तो हम धर्म और भाषा के आधार पर ही दोस्तों उसे अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा पढ़ करके आपको ये चैप्टर, ये बताइए मुझे। ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चों का डिमांड था सर ज्योग्राफी शुरू कर दीजिए। मुझे लगा ज्योग्राफी शुरू करेंगे तो विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, ये पढ़ने में बड़ा समय लगेगा और हम वैसे भी मॉडर्न हिस्ट्री को 150 लेक्चर में कवर किए। तो मुझे लगा अगर इंडियन पॉलिटी समाप्त कर दिया जाए, भारतीय राज व्यवस्था या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम कहते हैं, इसके बारे में अगर पढ़ लिया जाए तो परीक्षा में वेटेज आपका जो होता है वो हिस्ट्री और पॉलिटी का ज्यादा होता है, तो ज्यादा कवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी भी चर्चा करेंगे। देखिए चर्चा तो हम सब पे करेंगे और आपसे इसीलिए कहता हूं कि आप जुड़िए स्टडी 91 के साथ, उसके साथ जुड़िए जो एक एक चैप्टर पर, एक एक टॉपिक पर बात करने को तैयार है। उसके साथ क्यों जाना जो आपको पढ़ाई नहीं रहा कायदे से, जो मसाले वाली बात करता है, आज क्या पढ़ाएगा कल क्या पढ़ाएगा कोई गारंटी नहीं है। आप हमारे साथ आइए। बच्चों को पता है कि सर ने आज मूल अधिकार पढ़ाया, तो आज हमारा अनुच्छेद 30 तक पढ़े हैं, 31 तक पढ़े हैं, जिसमें हमने किसके बारे में बात किया, 31 को तो निश्चित किया कर दिया गया फिलहाल संपत्ति के अधिकार को, लेकिन अब कल पढ़ेंगे अनुच्छेद 32 के बारे में। तो
कायदे से सब बच्चों को क्लियर है कि कल क्या चलने वाला। परसों क्या पढ़ेंगे, जब भाग 3 खत्म होगा तो सर भाग 4 पर चर्चा करेंगे, जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। भाग 4 में बताया गया है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में बताया गया है। तो नितिन सर के साथ पढ़ने का देखिए यही मजा है कि हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं, हम दौड़ भाग नहीं करते हैं कि आज राष्ट्रपति पढ़ लो, कल महाधिवक्ता पढ़ लो, परसों प्रधानमंत्री पढ़ लो और आपातकाल पढ़ के खत्म कर दो। नहीं, हम तो एक एक चैप्टर पे बात करेंगे, हम कहीं कुछ छोड़ेंगे नहीं। इतना भरोसा आपको हो गया होगा कि 150 लेक्चर में जो इंसान ने हिस्ट्री पढ़ाया हो वो भी केवल यूट्यूब पर, और बहुत सारे बच्चों को यही क्लास पसंद आ रही है, जबकि मैं कह रहा हूं कि हमारे फाउंडेशन बैच का 10% भी नहीं है, 10% भी फाउंडेशन बैच का नहीं है। एक बार आप ज्वाइन करके तो देखो फाउंडेशन बैच, ये बहुत सारे विषय पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं। इन्हें आप खरीदेंगे तो डाउनलोड करके प्रिंट खुद से कराना पड़ेगा, और अगर आप किताबों को लेंगे तो भैया वो तो बाई पोस्ट सीधे आपके घर जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। एक निवेदन आपसे है कि आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो कर दीजिए। इतना निवेदन आपसे, इतना काम कर लीजिए, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। एकदम जी भर के इतना पढ़ाऊंगा कि दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।